हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है दीपक रुडामनी और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्टॉक्स बाजीगर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, मार्केट अपडेट्स बाय स्टॉक्स बाजीगर ये सेशन में। तो सबसे पहले हम एनएससी इंडिया का वेबसाइट खोल लेते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। आप सभी को पता है कि लास्ट वीक मार्केट ने हमको 10,600 एक बार फिर से दिखा दिया। अच्छी खासी सेलिंग हुई लास्ट वीक और वहाँ से लगभग 5 दिन में मार्केट 560 पॉइंट चला है, यानी निफ्टी ने 560 पॉइंट का एक रैली दिया है 5 दिन में और वो 11,000 के ऊपर निकल गया। तो कल जब वो 11,000 के ऊपर जब खुला तो उसने पहले शुरुआत की थी 10,999 पॉइंट समथिंग पे। तो जस्ट वहाँ से छूकर वो नीचे आया तो हमको लगा था कि चलो यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बन गई है तो हो सकता है यहाँ पे सेलिंग होगी। लेकिन सेम डे पे निफ्टी ने जो 11,000 का लेवल है वो स्क्रीन पे तोड़ा, और जब भी ऐसा कोई साइकोलॉजिकल या टेक्निकल लेवल स्क्रीन पे टूट समझ लो उस दिन अच्छा बाइंग होगा। तो हुआ भी वही कि अच्छा खासा कल बाइंग हुआ। और ये जो बाइंग है उसमें आपने देखा रहेगा कि निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप भी छोड़ दिया जो करीब 11,128 के आसपास बन गया है, और उसके ऊपर वो 11,000 मतलब 11,50 से लेके 11,150 के ऊपर वो निकल गया। और आज वो अराउंड 11,162 पे वो क्लोज हुआ है। तो ओपन हुआ था वो 11,126 पे और उसके बाद उसने हाई लगाया था 11,179.55 का, लो है उसका 11,113 का और क्लोज हुआ है वो 11,162 पे। तो मोटा मोटी आप देखोगे तो आज जितना भी काम हुआ है वो 11,000 लेवल के ऊपर ही हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि 11,000 तोड़ने के बाद निफ्टी में कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ आई है। तो दोस्तों, आपको सबको याद रहेगा कि मेरा जो टारगेट्स है, मैंने बताया था कि मैं बहुत बुलिश हूँ मार्केट में। मैं समझता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत आए हैं। ये जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने नए डीमैट अकाउंट्स खुलवाए हैं और बहुत लोग यहाँ पे बाइंग करते जा रहे हैं। जिनका जो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो फीलिंग्स जिनको था उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी बाइंग की है। तो ये जो बाइंग है और ये जो उनको ऑपरेटर्स का सपोर्ट मिल रहा है, इन दोनों ने मिलके निफ्टी को 11,000 क्रॉस कराया और जो मेरा टारगेट था 11,200 का, वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो नेक्स्ट जो टारगेट बन रहा है वो 11,500 का बन रहा है। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। मैं जब 10,000 आया था तभी भी मैं कॉशियस नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि और ऊपर जाएगा मार्केट। 10,500 था तभी भी मैं बुलिश था, लेकिन 11,000 पे मैं कॉशियस हूँ। 11,000 पे मैं यहाँ से बियरिश हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ 200-300 पॉइंट का अपसाइड के लिए मैं 1,000 पॉइंट का नीचे का जो डाउन साइड है उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं बहुत ही यहाँ पे प्रूडेंट रहना चाहूँगा, बहुत लाइट रहना चाहूँगा। मेरा आज का अगर आपने पूरा का पूरा कन्वर्जेशन आप पढ़े रहोगे अपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा अभी स्ट्रैटेजी सिंपल सा है कि जहाँ जहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे बुक कर लूँ। जिस स्मॉल कैप से मैं यहाँ पे एग्ज़िट मार सकूँ वहाँ पे एग्ज़िट कर लूँ। क्योंकि दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी होती है जो जब रिटर्न देती है तो वो 40-40, 50% रिटर्न देती है, और जब वो गिरती है तो 50-50, 70-70% तक गिरती है। तो ये जो ब्लड बात है जो आगे चल के होगा, मैं उसको फेस नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं गलत साइड पे यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज में फंसे रहूँ। इसलिए आज से लेके मैंने मार्केट में सिर्फ सेलिंग करनी शुरू की है। आज भी मैंने एक भी स्टॉक्स खरीदा नहीं है, मैंने पूरा का पूरा सेलिंग पे फोकस रखा है। ऑब्वियसली ये सारा जो मैं बात करता हूँ, आई टॉक अबाउट दी पोर्टफोलियोज ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि मैं पर्सनली अभी ट्रेडिंग में भरोसा नहीं करता। मैं अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों के मैं पोर्टफोलियोज़ हैंडल करता हूँ, उनको ट्रेडिंग करके कमा के देता हूँ। तो उनके पोर्टफोलियोज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अब मेरा फोकस ये रहेगा कि
जितने भी स्मॉल कैप में मैंने एंट्री ली थी वहाँ से एग्ज़िट कर दूँ, और जो भी स्टॉक मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं उसमें से प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट कर दूँ, क्योंकि जब वापस मार्केट 10,600 500 पे आएगा तब मेरे पास हाथ में कैश होनी चाहिए कि मैं वहाँ पे री एंट्री करूँ। पूरा कैश पे बैठना भी यहाँ पे सही नहीं होता, तो पार्शली यहाँ पे इन्वेस्टेड मैं ज़रूर रहूँगा, लेकिन वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो निफ्टी का जो टॉप कंपनीज़ है और जो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ऐसा जो डिफेंसिव सेक्टर्स है उसमें मैं रहूँगा। मैंने कोशिश ये की है कि जो एनबीएफसीज है, फाइनेंशियल सेक्टर्स है, जहाँ पे मैंने स्टॉक्स लिए थे, ऑटो सेक्टर स्टॉक्स है, वहाँ पे मेरा एक्सपोजर था, तो वो सारे से मैं एग्ज़िट करके अब ये सिर्फ 3 सेक्टर तक मैं अपने आप को सीमित रखना चाहूँगा। टेलीकॉम सेक्टर को भी मैंने पहले गिना था जब पहले मार्केट फॉल हुआ था, क्योंकि तभी मुझे पता था कि लॉकडाउन में डेटा का बिज़नेस है वो काफ़ी चलेगा, और इसलिए भारतीय एयरटेल पे मेरा इन्वेस्टमेंट हमेशा रहता था। 550 560 पे मैं इन्वेस्ट करके हमेशा 580 600 पे ट्रेड कर देता था, सेल कर देता था। लेकिन इस बार थोड़ा बात अलग है, क्योंकि एजीआर का जो वर्डिक्ट आया है उसमें जो पहले हमको लग रहा था कि काफ़ी लंबे समय के लिए 20 साल का ये लोग कुछ रिलीफ मांग रहे थे, जो भी डेट है वो पे करने के लिए और एनपीएस को कम करने के लिए, लेकिन वो अभी रिड्यूस होगा और काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगा। हो सकता है कि वो 5 साल में ही उनको पूरा पेमेंट करने बोल दे। तो जो एजीआर का जो भी डिसीजन हुआ है वो मैं समझता हूँ कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल का अगेंस्ट है, इसलिए यहाँ पे ये स्टॉक्स में अब मैं बुलिश नहीं हूँ। पहले मेरा 630 का टारगेट था भारतीय एयरटेल में, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर हमको यहाँ पे एक 590 या 600 भी मिल जाए तो भी ये बड़ी बात रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं आज मार्केट के जो गेनर्स हैं उनके बारे में। तो आप देखोगे टॉप गेनर्स निफ्टी के पावर ग्रिड है 6% के ऊपर है, आईओसी बीपीसीएल है 5.43%, आयशर मोटर 5.33 एंड एचडीएफसी 4.48। तो इसमें का जो आईओसी एंड बीपीसीएल है, ये सारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इसमें ये जो रैली है वो लास्ट वीक शुरू हुई है। लास्ट वीक आपने देखा रहेगा बीपीसी पहले दिन कुछ 6% चला था, 4% पे वो बंद हुआ, ऊपर बंद हुआ। उसके दूसरे दिन वो 11% तक ऊपर चला था और आज वो 6% तक ऊपर है। तो बीपीसीएल लगभग 340-350 से चलना शुरू हुआ है और 461 तक जाके पहुंचा है। दोस्तों ये पावर होती है निफ्टी की कंपनीज़ की, क्योंकि निफ्टी में उन्हीं कंपनीज को शामिल किया जाता है जो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी होती है। फिर थोड़ा बहुत उसमें डेप्थ हो या उसमें कुछ जो भी टेम्परेरी प्रॉब्लम हो वो तो होते रहेगा, लेकिन ये जो कंपनी है वो लार्ज कैप कंपनीज है, बड़े बिजनेसेस है, और इसीलिए हमको इन पे हम लोग आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम पे आपने अगर चैनल देखा रहेगा तो मैंने HPCL में कॉल दिया था और HPCL में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है। BPCL में क्या है, इसमें जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो लोग बहुत काम करते हैं, इसलिए इसको बहुत बार मैनेज भी किया जाता है। इसलिए मैं जब भी BPCL में कोई तेज़ी आती है वो टाइम पे मैं HPCL में एक्सपोजर लेके पैसा बना लेता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा रहा है। दूसरा, आज देखोगे तो आज के जो लूज़र्स है उसमें बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, ब्रिटानिया है, एशियन पेंट्स है, इंफ्राटेल है। तो दोस्तों ब्रिटानिया चला बहुत है, इसलिए थोड़ी बहुत उसमें बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे अच्छा रिजल्ट अगर किसी ने दिया है तो ब्रिटानिया ने दिया है। आज भी HUL का रिज़ल्ट आया है, HUL ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिज़ल्ट दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि HUL काफ़ी महंगा है, 70 के ऊपर का पी पे वो काम करता है, और उसका जो 1 साल का रिज़ल्ट दिया टारगेट दिया था बहुत सारा ब्रोकरेज फर्म ने 2300 का, उसके भी ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक है। दूसरा आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस का रिज़ल्ट आया उसके बाद ये स्टॉक गिरा है, तो लगभग 3500 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, वहाँ से वो 3220 तक आया है। मैंने खैर आज कोई ट्रेड्स लिया नहीं था, लेकिन ये मेरे रडार पे ज़रूर आया था और मुझे यहाँ पे लगा भी था कि यहाँ पे शॉर्ट का एक अच्छा मौका पड़ रहा है।
वो टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ इमीडिएटली मैंने शेयर कर दिया था जब ये 3460 के लगभग कुछ था। तो ये क्लोज़ हुआ है 3300 के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि BPCL बजाज फाइनेंस ये 1900 से चला हुआ स्टॉक है और ये काफ़ी 3500 तक गया है। तो ये बहुत बड़ा रैली इसमें आया है। तो जब भी मार्केट करेक्ट होगा तो बजाज फाइनेंस बड़ा इसमें करेक्शन आने वाला है। बजाज फिनसर्व ने आज रिज़ल्ट दिया, लेकिन बजाज फिनसर्व ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो कल इसमें अच्छी रैली आएगी और हो सकता है कि ये 3500 के ऊपर चला जाए, खुलते समय ही वो उतना खुल जाए और उसके ऊपर भी वो 100-200 पॉइंट और चल जाए। तो बजाज फाइनेंस फिनसर्व हमको देखना पड़ेगा कल। 3% का तो रैली इसमें कम से कम आना यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद आज और कंपनी के एक नतीजा है, उसमें एक्सिस बैंक का आया जो निगेटिव आया है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सिस बैंक 440 के ऊपर जब रहता है वो वैसे भी करेक्ट होता है और 420 तक आ जाता है। तो 420 पे मैंने यहाँ पे काफ़ी बार एंट्री मारी है और 440 पे प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर कल फिर से ये 420-425 पे आएगा तो मैं समझता हूँ वो फिर से एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो भी प्रोविजंस किए हैं उसके वजह से उनका हमको देखोगे तो थोड़ा बहुत मार्जिन पे फ़र्क आया है। और लेकिन अगर आप देखोगे तो सारे जो कंपनीज़ के बैंक्स के मोस्टली प्राइवेट बैंक्स के जो रिज़ल्ट है वो जो एस्टिमेट था उससे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि HDFC बैंक ने तो बहुत सरप्राइज़ कर दिया था, बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए थे। और उसके बाद अब ये जो बैंक्स है इनके जो नतीजे हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों बैंक और NBFCs ये दो ऐसे सेक्टर्स है जो जब मार्केट काफ़ी गिरेंगे उसमें हमको एंट्री करना चाहिए, क्योंकि अपने को वहाँ से अच्छा रैली मिलता है, अच्छा रिटर्न्स वहाँ से मिलता है। तो मैंने हमेशा 4 बैंक आपको बताया है जिसमें हमको इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। वो है HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। तो ये 4 बैंक मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। और मैंने आज एक और भी पोस्ट डाली है, वो पोस्ट है स्मॉल कैप्स के बारे में। अगर आप स्मॉल कैप्स में एंट्री करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही है कि वो आप थ्रू म्यूचुअल फंड्स करें, क्योंकि स्मॉल कैप काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं अच्छे स्मॉल कैप स्पॉट करने के लिए। और अगर हम वो कर भी लेते हैं तो भी उसका राइट एंट्री पॉइंट हमको समझ में नहीं आता। सो स्मॉल कैप्स में मेरे ख्याल से अच्छा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करना सेफ होएगा। और अब जब मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बेयरिश हूँ तो मुझे ये 100% पता है कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो स्मॉल कैप्स में मचेगी, क्योंकि स्मॉल कैप काफ़ी नीचे थे, वहाँ से उन्होंने 40-50% यहाँ से रिटर्न दे दिया है। तो अब वो लास्ट वीक जब गिरावट हुई थी कुछ स्टॉक्स उसमें से 10-12% पहले ही गिरे हुए हैं, वहाँ से वो चल भी नहीं पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कल से हो सकता है कि काफ़ी भारी यहाँ पे गिरावट होगी। तो स्मॉल कैप्स में मेरे ख्याल से नीचे बहुत लोगों को मौका मिलेगा ख़रीदने के लिए। और उस टाइम पे अगर आप कोई स्मॉल कैप्स और मिड कैप ऐसा एक मिक्स कोई म्यूचुअल फंड उस टाइम पे अगर आप शुरू करते हो तो आपको अच्छा यूनिट्स भी उसका मिलेगा। तो ये एक छोटा सा मेरा सजेशन है। तो अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि मार्केट इतना ऊपर है तो हमको क्या करना चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला कि मार्केट जो होता है वो जब ऊपर जाता है वो स्टेयरकेस से धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन जब वो गिरता है वो लिफ्ट से सीधा नीचे आता है, मतलब वो हमको संभलने का मौका नहीं देता। और उस वजह से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऊपर का साइड में स्टॉक्स में फंस जाते हैं, और जो स्टॉक्स है वो 10-10%, 15% वो करेक्ट होते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो एक गलती यहाँ पे और कर देते हैं कि वो यहाँ पे और एवरेज करते हैं और पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि जो गुड मनी है वो बैड मनी के पीछे बर्बाद हो जाता है। उस समय पे इनफैक्ट ये करना चाहिए कि जो अच्छे स्टॉक्स है उन स्टॉक्स में आप निवेश करें, ताकि कम से कम आपका जो लॉसेस है वो अच्छे स्टॉक से वहाँ पे रिकवर हो जाए। लेकिन
अपना जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ये देखता है कि अरे मुझे ये स्टॉक में बहुत नुकसान हो रहा है, तो मुझे इसको कैसे अभी फायर फाइटिंग करके इससे कैसे बाहर निकला जाए, तो वहाँ पे एवरेज किया जाता है। और बहुत लोग इसी के वजह से मार्केट में आप देखोगे 4-4 साल के लिए, 5-5 साल के लिए बुरे स्टॉक्स में फंस जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस स्टॉक्स को लेकर इतना वो लोग दिमाग का माथापच्ची करते हैं कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगते जाता है। और जब एक स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पैसा घुस जाता है तो लोगों का कोशिश ये होता है कि उस स्टॉक से कैसे प्रॉफिटेबली एग्ज़िट मारा जाए। और बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत वेट करने के बाद लोग एग्ज़िट कर जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इतने टाइम बैठे हैं तो यहाँ पे और ऊपर का मोमेंटम मिलेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन वेटिंग पीरियड इतना हो जाता है कि लोग यहाँ पे छोटे प्रॉफिट पे या लॉसेस पे या नो प्रॉफिट नो लॉसेस पे एग्ज़िट कर जाते हैं, और उनके एग्ज़िट करने के बाद फिर स्टॉक काफ़ी चल जाता है। तो ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है ये मार्केट में हमेशा होता है। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई ऐसे स्टॉक्स में जिसका फंडामेंटल्स ख़राब है, या जिसका कंपनी के प्रमोटर के शेयर जो है वो प्लेज्ड है, या जिसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, या जो सेक्टर साइक्लिक सेक्टर है, ऐसे सेक्टर का जो स्टॉक्स है वो अगर नीचे भी जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको एवरेज नहीं करना चाहिए। और जो नीचे का साइड में आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं वहाँ पे आपको वही टाइम पे पोजीशन ले लेनी चाहिए। तो ये पहला बात आपको याद रखना है। दूसरा बात तो मैंने ये बोला है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सबसे ज़्यादा मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप्स में होगी, तो आपको अभी उसमें से एग्ज़िट करना है ताकि वो आपको कल को बड़ा लॉसेस ना दे। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि गलती से भी वहाँ पे आपको एवरेजिंग नहीं करना है। अगर गिर रहे गिरने दो, उसमें से कुछ अगर क्वालिटी स्टॉक्स है जो आपको अच्छे बिजनेस हाउसेस के हैं या जिनका फंडामेंटल्स आपको पता है बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। लेकिन एवरेज छोटा छोटा पॉइंट पे नहीं करना है। स्मॉल कैप्स मिड कैप्स जो होते हैं वहाँ पे आपको हमेशा रखना है, याद रखना है कि कम से कम यहाँ पे 10-15% का गिरावट के बाद आपको एवरेज करना है। बहुत लोग होते हैं जो 3% 5% पे एवरेज कर देते हैं, वो गलत एवरेजिंग स्ट्रैटेजी है। स्मॉल कैप्स तो खैर 20-20% 15-15% के बाद आप एवरेज करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें फॉल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन जो ख़राब कंपनीज़ है उसमें एवरेज ना करें। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर जो लोग चाहते हैं कि हम लोग कैश पे ना बैठे रहे, हम लोग इन्वेस्टेड रहे, ताकि अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है ऊपर भी जा रहा है तो भी हम पैसा बना सके, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि उन लोगों को जो पैसा बैंक्स एंड फाइनेंशियल में, ऑटोज़ में उन्होंने लगाया है वो धीरे धीरे निकाल के उनको IT, फार्मा, FMCG ये 3 सेक्टर में लगा देना है, ताकि जब मार्केट गिरे भी तो भी ये जो डिफेंसिव सेक्टर है ये अपने को बचा के रखेंगे, ये ज़्यादा नहीं गिरेंगे। तो वहाँ पे अपने को एक मौका बनता है कि जब मार्केट ऊपर आएगा तो वो टाइम पे हम लोग उसका फ़ायदा उठा सके। बहुत कंपनीज तो आप देखोगे कि जब मार्केट गिरते रहेगा वो टाइम पे ऊपर चलती है। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा कि लॉकडाउन के समय पूरा मार्केट नीचे था, HUL ऊपर चल रहा था, मैरिको ऊपर चल रहा था, डाबर ऊपर चल रहा था। तो FMCG स्टॉक्स ऐसे हैं जो लॉकडाउन में भी अच्छा काम करते हैं। एग्रीकल्चर के जो UPL है, एस्कॉट्स है, वो आपने देखा लॉकडाउन में भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनका लॉकडाउन से या बाकी जगहों से कोई लेना देना नहीं रहता। एग्रीकल्चर हो, पावर हो, आपने देखा रहेगा कि टाटा पावर भी 50 के ऊपर चला गया था। तो ये कुछ सेक्टर्स है जिनको लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सेक्टर्स हो सकते हैं कि आपको एक अच्छा हाइडिंग प्लेस दे जहाँ पे आपका पैसा वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ है जो मैं समझता हूँ कि गिरते हुए मार्केट से बचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताओ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जो भी मैं कुछ टिप्स देता हूँ, ज्ञान शेयर करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो आपको कैसे लगता है। दोस्तों मैं दिन में 4 से ज़्यादा ट्रेड्स एक अकाउंट में नहीं लेता, इसलिए मैं जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मैं ज़्यादा ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर नहीं करता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत सारे ट्रेड्स लो और ओवर ट्रेडिंग करो, उससे बेटर ये है कि
कम आप काम करो, लेकिन ऐसा स्टॉक्स में काम करो जहाँ पे आप बहुत श्योर हो कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बन सकता है। और अगर वैसे आप काम करते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो, सिर्फ दिन का 4 ट्रेड लेते हो, उसमें से अगर आपका 2 भी सही गिर जाता है और 2 का अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी आपका दिन अच्छा जाता है। तो अगर आप 40-50% का भी सक्सेस रेशो से अगर आप साल भर काम करते हो तो भी आपके पास बहुत अच्छा कॉर्पस यहाँ पे जम जाता है। बहुत लोग होते हैं जो बताते हैं कि हम लोग 90% 80% का प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, वो आपको झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई 80% 90% का सक्सेस रेशो से अगर कोई काम करेगा तो वो अब तक अरबपति हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लोग का प्रेडिक्शन उतना सही हो, लेकिन प्रेडिक्ट करना और ट्रेड लेना, तो मैं कह रहा था कि प्रेडिक्ट करना और ट्रेड करना अलग चीज़ होती है। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम कोई चीज़ एनालाइज करते हैं तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, मतलब हम लोग उसको एनालाइज करते बैठ जाते हैं और हम लोग उसमें ट्रेड नहीं ले पाते। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ स्टॉक्स को हमको पता है कि ये डायरेक्शन नीचे है, लेकिन वो इतना नीचे आ गया रहता है कि हम लोग उसमें शॉर्ट नहीं कर सकते, या ऊपर इतना ऊपर चला गया जाता है कि हम लोग उसमें मतलब क्या बोलते हैं लॉन्ग नहीं कर सकते, या हम लोग उसमें ट्रेड ले नहीं सकते। और उस टाइम पे हमारे हाथ में सिर्फ इतना रह जाता है कि देखो भाई मैंने स्पेक्यूलेट किया था कि ये इधर जाएगा, वो उधर गया, उतना उसने टारगेट अचीव किया। तो मैं समझता हूँ कि जिनको पता नहीं उनको ये मैं सीक्रेट बता देता हूँ कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमको भी हमने दिया हुआ आइडियाज़ पे काम करने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई सिर्फ यहाँ पे कमा रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि स्टॉक्स यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये मार्केट है, ये डिमांड एंड सप्लाई से चलेगा। यहाँ पे स्पेकुलेशंस या फिर एनालिसिस बहुत ही मतलब 40-50% तक आपका हमेशा साथ देंगे, लेकिन वो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप करते हो, आप 2-3 इंडिकेटर यूज़ करते हो, आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हो, आप कैंडल स्टिक देख सकते हो, या आपको न्यूज़ पता है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन की वजह से कम आपको डायरेक्शन पता होता है कि हमको कौन से डायरेक्शन में काम करना है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि कौन सा डायरेक्शन में काम करना है। तो कम से कम एक थोड़ा बहुत नॉलेज होना यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से आप काम ठीक से कर सकते हो। ओके, सो गाइस, ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरा जो वीडियोस है वो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।